दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 25 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर माइग्रेंट्स सेक। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन इत्यादि से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। नीति आयोग की एक उप समिति प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना का मसौदा तैयार कर रही है। अपेक्षा है कि गति के बजाय संपूर्णता पर लक्षित होंगे। प्रवासी श्रमिकों पर भारत के मौजूदा कानून संकट के समय में कल्याण या राहत प्रदान करने के मामले में प्रभावहीन साबित हुए हैं। चूंकि अब प्रवासी श्रमिक विशिष्ट पहचान साधन और मोबाइल फोन से लैस हैं, सरकारी सेवाओं और भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण ने उनके कल्याण के लिए और उनके अधिकारों की पूर्ति के लिए कई नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। अब व्यूअर्स, यहां पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 10 फरवरी 2021 को राज्यसभा में एक वक्तव्य देते हुए संतोष कुमार गंगवार जी ने यह कहा कि नीति आयोग ने एक सब ग्रुप या सब कमिटी तैयार करी है और उसके तहत एक राष्ट्रीय कार्य योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाने की बात चल रही है। इस सब कमिटी में अलग अलग मंत्रालय जो हैं सरकार के, कई सारे एक्सपर्ट्स, एनजीओज, सिविल सोसाइटी इत्यादि इत्यादि सबको शामिल किया गया है, ताकि एक ऐसा पुख्ता नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया जा सके जिससे कि जो माइग्रेंट, जो प्रवासी वर्कर हैं, उनके सभी इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। अब ऐसा था कि भाई पहले प्रवासी जो मजदूर थे उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया हुआ था जिसका नाम था इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979। इसको तैयार किया था। हालांकि इसी एक्ट को जो 2020 में 3 लेबर बिल आए थे, उनमें से एक जिसका नाम था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, उसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया है। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल है, उसका हम लोग OSH कोड के नाम से भी जानते हैं, और इसके तहत ये कहा गया है कि जो डिसेंट वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए मजदूरों के लिए, मिनिमम वेजेस का प्रावधान होना चाहिए, उनके जितने भी इश्यूज हैं उनको सुनने का एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से, किसी भी तरीके की अब्यूज से बचाने के पूरे प्रावधान बनाए गए हैं। यहाँ पे किस तरीके से जो वर्कर्स हैं वो अपनी स्किल्स को और बेहतर करें, और साथ ही साथ इन सभी मजदूरों को एक तरीके की सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। ये जो प्रोविजंस बनाए गए हैं OSH कोड के, ये हर उस एस्टैब्लिशमेंट पर एप्लीकेबल हैं जिनके यहां 10 या 10 से ज्यादा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर काम करते हैं मौजूदा, या पिछले 12 महीनों में किसी भी एक दिन यदि 10 या उससे ऊपर माइग्रेंट वर्कर्स ने काम किया है तो उनके ऊपर ये जो प्रोविजंस हैं ये पूरे तरीके से लागू होंगे। अब यहां पर जो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा जरा लेबर कोड बिल्स के संदर्भ में भी बात कर लें तो सितंबर के महीने में 2020 में केंद्र सरकार 3 लेबर कोड बिल लेकर के आई, जिनके नाम था इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, दूसरा था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, और तीसरा था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। अब यहां पर जो हमारे लिए जरूरी है
वो है हमारा OSH, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड बिल 2020। यहां पर इंटरस्टेट प्रवासी वर्कर जो है उसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि वह वर्कर जो अपने आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है और 18,000 रुपए प्रति महीने तक कमाता है, उसको डिफाइन किया गया है इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर। यहां पर यह भी बात की गई है कि वर्कर्स के लिए एक जर्नी अलाउंस होना चाहिए, एक लमसम अमाउंट जो है किसी भी वर्कर के लिए जिस जगह से वो आया है वहां से लेकर के जहां पर उसकी वर्क साइट है वहां तक का आने और जाने दोनों का जो पूरा का पूरा किराया होगा वो एम्प्लॉयर को उपलब्ध करवाना होगा। कई और भी ऐसे प्रावधान हैं जो इसके अंदर शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में बात करें, एक बहुमुखी योजना के निर्माण के दृष्टिकोण से उप समिति में विभिन्न मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों को शामिल किया गया है। उप समिति को श्रम संहिता और उसके नियमों में प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने अथवा अखिल भारतीय राशन कार्ड प्रदान करने के निर्णय और सस्ते किराए के घर का निर्माण करने और श्रमिकों को प्रदान करने की सरकार की योजना पर भी विचार करना चाहिए। देखिए, जो बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे वो ये कि ये जो उप समिति बनाई जाए, सबसे पहला काम इसका ये कि जितने भी लेबर कानून, लेबर कोड्स हैं, जो भी श्रम संहिताएं हैं, उनका पूरा तरीके से उनको अप्लाई करना चाहिए और सभी प्रवासी श्रमिकों को उसमें शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोविड के समय पर अखिल भारतीय राशन कार्ड प्रदान करने की बात की थी। कई बार ऐसा होता है कि भाई आप उस जगह पे नहीं रहते जहां पे आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो सरकार ने इस समस्या को समझते हुए ये कहा कि जल्द ही सरकार के प्रोविजंस जो है वो एक अखिल भारतीय राशन कार्ड के ऊपर होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि सब जगहों पर बहुत सस्ते अफोर्डेबल किराए के मकान बनाए जाएंगे। तो ये जो प्रवासी मजदूर होंगे ये उन घरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे जो हैं इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए इन प्रवासी मजदूरों के लिए। न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवा का प्रावधान, एक सामाजिक सुरक्षा जाल जो श्रमिकों के एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने की स्थिति को सुरक्षा प्रदान करे, सेवानिवृत्ति बचत और मतदान के उनके अधिकार को सक्षम कर राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। अब देखिए, जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं वो ये कि पहला, मिनिमम वेजेस, कम से कम इतना अमाउंट मिलना चाहिए, इसको इंश्योर करना। प्रॉपर स्वास्थ्य सेवाएं होनी चाहिए, एक ऐसी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए इन सभी श्रमिकों के पास जिससे यदि उनका कोई नौकरी छूट भी जाती है और जब तक उनको नई नौकरी नहीं मिलती तब तक उनको किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। इसके बाद एक तरीके के रिटायरमेंट सेविंग्स होनी चाहिए और सबसे प्राइमरीली ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके लिए वोटिंग के जो अधिकार हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाएं कि जिस जगह पर वह काम कर रहे हैं उसी जगह पर वह वोट डाल सकें। यह बहुत जरूरी है। व्यापक रूप से संशोधित किए गए श्रम संहिताओं में सभी के लिए न्यूनतम मजदूरी और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों और अस्थायी श्रमिकों के लिए सेवानिवृत्त बचत की परिकल्पना की गई है। इन विचारों को व्यवहारिक रूप से साकार किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों को मौजूदा प्रावधानों से आगे ले जाते हुए देखना होगा कि जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है वहां के श्रमिक इस योजना का लाभ किस प्रकार उठा सकें। अब देखिए, हेल्थ एक ऐसा एरिया है जहां पर सबका ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में एक बड़ा समस्या यह भी आ सकती है कि वो राज्य जिन्होंने अभी तक आयुष्मान भारत योजना जो है उसको अभी तक नहीं अपने यहां पे लागू करवाया है, वहां पर काम करने वाले जो प्रवासी मजदूर हैं वो इसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, इसके लिए भी सरकार को और इस सब कमेटी को प्रयत्न करने चाहिए। स्थानीय निवास की मतदाता सूची में शामिल करते हुए या गृह निर्वाचन क्षेत्र में रिमोट वोटिंग की सुविधा प्रदान कर उनके मतदान के अधिकार को सुरक्षित किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने बताया ना, अब भाई हर आदमी चुनावों के टाइम अपने गांव नहीं जा सकता, अपने घर नहीं जा सकता, तो होता क्या है, अक्सर वोट डाल ही नहीं पाते। अब अगर आपके पास वोटिंग राइट है और फिर भी अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए बहुत खराब बात है। तो सरकार को ऐसे प्रोविजंस का भी ध्यान रखना है जहां पर जो लोग हैं वो किसी भी सूरत में, और खासतौर से अप्रवासी मजदूर, वो किसी भी सूरत में अपना जो मतदान करने का अधिकार है उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करें।
आगे का रास्ता, आधार आधारित सत्यापन और भुगतान के अलावा 1 अरब से अधिक मोबाइल फोन की पोर्टेबिलिटी और कनेक्टिविटी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी डेटाबेस को नियमित रूप से खंगालने की क्षमता उपलब्ध है। अब देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं भाई, हमारे पास 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन यूजर हैं। मैक्सिमम जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक अकाउंट से, आपके फोन नंबर इत्यादि सब जगह से लिंक है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि यदि आपको डेटाबेस बनाना है, यदि आपको डेटाबेस की जरूरत है, वो आपके पास सामने सामने उपलब्ध रखा हुआ है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ ये कि जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी है हमारे पास, उसका पूरे तरीके से फायदा उठाएं और जो हमारे श्रमिक हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनके हित में आगे चल करके हम लोग काम कर सकें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित आपका जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है कि कोविड महामारी के दौरान समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित विषयों और उनकी समस्याओं को संबोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों की चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।